जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को विल्किंसन रूल की संक्षिप्त जानकारी देने वाली हूँ और ये मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो झारखंड में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन विल्किंसन एक्ट को जानने से पहले झारखंड में हुए कोल विद्रोह को भी जानना ज़रूरी है और यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट तरीके से कोल विद्रोह के बारे में भी बताने वाली हूँ। कोल विद्रोह में अलग अलग क्षेत्र के जनजातियों ने हिस्सा लिया था और वो कौन कौन से क्षेत्र थे, तो ये थे छोटानागपुर खास, सिंहभूम और पलामू के। तो इनकी यहाँ की जनजातियों ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस विद्रोह का क्या कारण था ये आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो उनका हस्तक्षेप तो जो था वो झारखंड की जनजातियों के परंपराओं में, उनकी संस्कृति में, उनकी शासन व्यवस्था पे पड़ी करके इतने ज़्यादा बोझ लाद दिए गए जिससे कि उनमें दिन प्रतिदिन असंतोष जो था वो व्यापक होते गया और एक विद्रोह का रूप भी धारण कर लिया। और इनकी जो पहले से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था थी या शासन व्यवस्था थी उनको भी समाप्त करने की काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों ने कोशिश की। तो इससे उन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप समझा अपने जीवन में जनजातियों ने और विद्रोह पे उतारू हो गए। तो उसी में एक विद्रोह आता है कोल विद्रोह, जिसका उस समय में के अगर अन्य विद्रोहों को ध्यान में रखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यापक और विस्तृत इसका रूप था कोल विद्रोह का। और देखिए झारखंड में दीकुओं का जब प्रवेश हुआ, दीकू किससे कहेंगे अब हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि झारखंड में जब दीकुओं का जब प्रवेश हुआ और दीकुओं ने भी आदि जनजातियों के मतलब उनके जीवन पर, उनकी परंपराओं पर, उनकी संस्कृति पर, उनकी शासन व्यवस्था पे या फिर जीवन मतलब उनके सामाजिक व्यवस्था पर जब उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो इससे भी काफ़ी समस्याएं पैदा होने लगी। ये जो दीकू होते थे वो बंगाल, बिहार या झारखंड के अलावा दूसरे अन्य राज्यों से बाहरी लोग आए हुए लोग होते थे और वो क्या करते थे, आने के बाद यहाँ पर उनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे और अस्थायी रूप से यहीं पर बस जाते थे और नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते थे इन जनजातियों को। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाने। देखिए 17वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारी संख्या में हिंदू तथा मुसलमान छोटानागपुर में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन पैतृक भूमि के आदिवासियों को वंचित किए जाने की जो प्रक्रिया थी वो ब्रिटिश शासन काल में ही शुरू हुई, क्योंकि जो उनकी पैतृक भूमि जो थी जिसको उन्होंने बनाया था, उनके पूर्वजों ने बनाया था और वहाँ पे कृषि के कार्य शुरू किए थे, तो वहाँ से उनको निकाला नहीं जा रहा था, उनसे छीना नहीं जाता था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो उसको भी छीनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही स्थानीय अमला जो थे वो 100% बंगाली तथा बिहारी थे, जो वहाँ पे अधिकारियों को भेजा जाता था इनके क्षेत्र में जनजातियों के, तो वो ज़्यादातर बिहार बंगाल के लोग हुआ करते थे। आदिवासी इन्हें बाहरी आदमी समझते थे और यहीं से दीकू की अवधारणा भी शुरू हो गई थी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो जानना चाहते थे कि दीकू किसे कहते हैं। देखिए मैंने आपको तो शुरू में ही बता दिया था कि विल्किंसन एक्ट को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों को कोल विद्रोह को जानना, क्योंकि इसी का परिणाम रहा कि विल्किंसन रूल जो था वो यहाँ पर लागू हुआ था और शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए। और आगे हम लोग जानेंगे इसको। देखिए इस बंगाली बिहारी अधिकारियों का शोषण प्रवृत्ति ने ही आदिवासियों को ब्रिटिश विरोधी बना दिया था। छोटानागपुर में 1824 में अबकारी करों का लगाया जाना और हड़िया पर पतचुई नामक कर लगाया जाना आदिवासियों को बिल्कुल नापसंद था। देखिए अलग अलग कर लगाए जा रहे थे जनजातियों पर और उसी में एक हो गया हड़िया पर लगने वाला पतचुई कर। चूँकि ये जो कर जो थे 1824 ईस्वी में जब लादे गए तो हड़िया जो था इन लोगों का एक पवित्र पेय पदार्थ होता था और ये पूजा पाठ में भी इसको प्रयोग में लाते थे, देवताओं को तपान चढ़ाने में उसको प्रयोग में लाते थे और अपने मन की दिनचर्या में ही हड़िया शामिल है। आज भी हड़िया का सेवन यहाँ के जनजातियों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है झारखंड के। तो उस हड़िया पर भी कर लगा दिया गया। मैं सोचिए इतना कर का बोझ ला दिया कि हड़िया पर भी कर लगा दिया गया। और इस कर को कौन सा कर कहेंगे, तो पतचुई कर। तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पतचुई कर जो था वो किस प्रकार का कर था, तो ये हड़िया पर लगाए जाने वाला कर था। लेकिन ये आने वाले समय में 1826 ईस्वी के आसपास में, यानी कि सितंबर 1826 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसने लोगों के मानसिकता पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा था और जिससे कि आदिवासी जो थे वो विद्रोही हो उठे थे। 30 तरीके के कर जो थे वो इनको हिला दिए कि बाप रे ऐसा भी कर लग सकते हैं। तो देखिए छोटानागपुर के क्षेत्र में जो और भी बहुत सारे रीज़न थे, कुछ तत्कालिक कारण भी था, तो मैंने कोल विद्रोह के क्लास में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं।
प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मैंने कोल विद्रोह को काफ़ी डिटेल में बताया है। मैंने उसमें सिंह राय मानकी, बिंद राय मानकी के भी जो भूमिका रही है, क्योंकि ये प्रमुख नेता रहे इस विद्रोह के, तो वो और क्या तत्कालीन कारण था वो सब कुछ मैंने बताया। तो कोल विद्रोह वाले क्लास अगर डिटेल में और भी जानना चाहते हैं तो कोल विद्रोह वाले क्लास को आप देख लेंगे। देखिए, छोटानागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंह राय और बिंद राय मानकी। ये विद्रोह जो था वो 11 सितंबर 1831 ईस्वी को फूट पड़ा था। कब विद्रोह शुरू हुआ? तो 11 दिसंबर 1831 ईस्वी को। फिर 19 मार्च 1832 आते आते कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने विद्रोह को दबा दिया। तो किसके नेतृत्व में सेना की टुकड़ी आई? तो ये थे विल्किंसन। और विल्किंसन की बहुत ज़्यादा भूमिका, और ये इन्होंने ही विल्किंसन रूल पे बनाया था, तो आगे हम लोग जानेंगे। देखिए, 19 मार्च 1832 को कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। और कोल विद्रोह के बाद छोटानागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। जो उत्पीड़ित लोगों को तत्काल एवं प्रभावी शासन प्रदान करने की दृष्टि से प्रस्ताव मांगे गए, क्योंकि ये विद्रोह जो था काफ़ी व्यापक था, इसका स्वरूप बहुत ज़्यादा व्यापक था, तो इसका परिणाम भी व्यापक ही और विस्तृत निकलना था। अब अंग्रेज़ों को ये आवश्यक हो गया था कि जो उत्पीड़ित लोग हैं उनको तत्काल और प्रभावी शासन प्रदान करने की दृष्टि से मतलब तत्काल और प्रभावी शासन प्रदान की जाए, तो इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। संयुक्त आयुक्तों ने परामर्श दिया था कि छोटानागपुर, खास पलामू तथा जंगल महाल और मिदनापुर के जो समीपवर्ती इलाके हैं उनको एक पृथक प्रशासन के अधीन रखा जाए। यहाँ पृथक होगा, पृथक प्रशासन के अधीन इनको रखा जाए। देखिए, अब ये जो आप पढ़ने वाले हैं, अब ये वाला इस वाले पैराग्राफ में वो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के बारे में, क्योंकि आपको विल्किंसन रूल जब पढ़ना है तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी भी आपको पढ़नी है। और यह था 1833 ईस्वी में, ये कोल विद्रोह के तुरंत बाद ही। तो देखिए, छोटानागपुर, खास पलामू और जंगल महाल और मिदनापुर, इसके जो समीपवर्ती इलाके थे उनका एक पृथक प्रशासन के अंतर्गत उसको रखा जाना था, क्योंकि ये सभी जो थे बंगाल में थे, लेकिन अब शासन करना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था विद्रोह के कारण, जिस पर बंगाल का सामान्य कानून लागू ना हो। और पहले से यहाँ पर बंगाल के कानून लागू थे, लेकिन अब क्या मांग होने लगी कि ऐसा प्रशासन तैयार किया जाए, ऐसा पृथक प्रशासन तैयार किया जाए जिस पे बंगाल के जो जनरल कानून है, जनरल रूल है, वो यहाँ पर लागू ना हो। अब इसके लिए एक नया तैयार करना था, एक नया प्रशासनिक इकाई जो थी वो तैयार करनी थी। अब इसके लिए अब हम लोग वो देखेंगे। गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो तीसरे सदस्य थे, जिनका नाम था डब्ल्यू ब्लंट, इन्होंने जो दोनों संयुक्त आयुक्त जिन्होंने मांग रखी थी, तो दोनों संयुक्त आयुक्तों की सिफारिश का जोरदार समर्थन किया, और इसका परिणाम ये निकला। फलस्वरूप रामगढ़ जिला में लागू सामान्य कानून जो थे, बंगाल के जो सामान्य कानून थे, अब जो कि रामगढ़ जिले में लागू था, तो उसको वापस ले लिया गया और एक नया कानून बना यहाँ पर। ये कब था? तो 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के अंतर्गत ये कानून बना था। इसके अंतर्गत क्या था कि छोटानागपुर, खास पलामू, खड़गडीहा, रामगढ़ और कोरुंडा को भूतपूर्व रामगढ़ जिले से अलग, इन्हें जंगल महाल तथा ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसको नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में इसको संगठित किया गया, सारे क्षेत्रों को, जितना यहाँ पर दिया हुआ है सभी क्षेत्रों को, जिसे साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की संज्ञा दी गई। और किसके अंतर्गत किया गया था? तो 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के अंतर्गत इसको किया गया था। और फिर साउथ फ्रंटियर एजेंसी की संज्ञा दी गई इसको, और इस प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल के जो पहले एजेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया कैप्टन विल्किंसन को। तो आपने देखा कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया इन सभी क्षेत्रों को मिला करके, और उसके जो उसका पहला एजेंट किसको बनाया गया था? तो कैप्टन विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर विल्किंसन रूल है क्या, ठीक है। और आज भी ये बहुत ज़्यादा हमेशा चर्चाओं में रहती है। तो क्यों रहती है ये चर्चा में? तो हम लोग जानेंगे कि क्या है ये विल्किंसन रूल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। इतनी चीज़ें तो आपको आ गई समझ में कि किस तरीके से दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ और किस तरह के कोल विद्रोह का ये परिणाम निकला। अब देखिए क्या है ये विल्किंसन रूल। तो ब्रिटिश शासन में सर थॉमस विल्किंसन
साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, SWFA, इसके साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के जो प्रमुख थे कौन थे, तो ये विल्किंसन थे। उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप करके कोल विद्रोह को दबाया। देखिए कोल सिंहभूम का जो क्षेत्र था वो भी इस कोल विद्रोह में शामिल था। तो विल्किंसन ने क्या किया कि कोल विद्रोह को दबाया और इसके लिए सैन्य हस्तक्षेप उन्होंने किया, नेतृत्व प्रदान किया सेनाओं को और कोल विद्रोह को दमन कर दिया। और कोल्हान इलाके के जो कोल्हान का जो क्षेत्र अभी के समय का जो कोल्हान का क्षेत्र है, या उस समय में जो कोल्हान एक स्टेट अलग से बना दिया गया, तो वो क्षेत्र जो था, तो कोल्हान इलाके के 620 गांव के जो मुंडा थे, उसको मुंडा जो थे वो प्रधान कहे वहाँ के जो गांव के जो प्रधान होते थे वो मुंडा होते थे। तो जो 620 गांव के जो मुंडाओं को ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो जो गांव के जो प्रधान होते थे मुंडाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया किसने, विल्किंसन ने, कोल्हान विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि यही जो मुंडा जो थे इनके ही नेतृत्व में कोल विद्रोह अपने उफान पर था। तो इनको अपने मतलब वश में लाना था और इनका समर्पण करना बहुत ज़रूरी था, आत्मसमर्पण। तो कोल विद्रोह उस समय में मुंडाओं के नेतृत्व में उफान पे था। सर विल्किंसन ने साल 1887 ईस्वी में कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा करके चाईबासा को उसका मुख्यालय बना दिया। तो चाईबासा इसका मुख्यालय आज भी है। तो कोल्हान सेपरेट स्टेट कब बना था, तो ये 1887 ईस्वी में बना था। देखिए विल्किंसन रूल पूछा जाए तो ये आप उसका जो वर्ष है वो 1887 ईस्वी, माफ़ कीजिएगा 1837 है, 87 में बोल रहे 1837 है। 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना। और उसी समय में कोल्हान सेपरेट स्टेट, अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्हान सेपरेट स्टेट का गठन कब हुआ, तो ये भी 1837 ईस्वी में हुआ। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा कर चाईबासा को उसका मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया था, तो ये भी वर्ष हो जाएगा 1837 ईस्वी। देखिए सबका जो ये तीनों का जो आंसर हो गया 1837 हो गया। तो मुंडाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया विल्किंसन के सामने और एक अलग से कोल्हान सेपरेट स्टेट बना 1837 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय चाईबासा बना दिया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब लोगों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उन्होंने इस इलाके में पहले से जो चली आ रही मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसको लागू कर दी। चूँकि यहाँ के जो लोग थे उनको अपना स्थानीय शासन प्रणाली जो थी, जो पहले से चली आ रही थी, वो उसकी डिमांड ये लोग कर रहे थे और इनको चाहिए था। इनको अंग्रेजों का हस्तक्षेप पसंद नहीं था और इसी का कारण था कि ये विद्रोह हो रहे थे। तो इनकी परंपराएं बनी रहे, इनकी संस्कृति बनी रहे, इसके लिए, और लोग जो है वहाँ खुशहाल रहें, विद्रोह ना करें, इस तरीके का, और शांति बनी रहे। तो लोगों ने क्या कि लोगों और वहाँ के लोगों को, मुंडाओं को अपने पक्ष में करने के लिए पहले से जो यहाँ पर चली आ रही थी मुंडा मान की शासन व्यवस्था उसको लागू कर दें। और जो कोल आंदोलन में जो कोल शामिल थे वो हो जनजाति के लोग थे और हो जनजाति का ही ये शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो इसको लागू कर दिया गया है। ये वर्ष था 1837 ईस्वी और इसी को विल्किंसन रूल भी कहा जाता है। और विल्किंसन रूल कब आया था, तो 1837 ईस्वी में ही। ठीक है, यहाँ पे वर्ष आप याद लिख दीजिएगा, 1837 विल्किंसन रूल इसको कहा जाता है। तो चूंकि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को ही लागू कर दिया गया, उसको कानूनी रूप दे दिया गया, तो ये हो गया विल्किंसन रूल। अब इसके तहत सिविल मामलों के निष्पादन का अधिकार क्या किसको मिल गया, तो ये मुंडाओं को मिला। जबकि जो आपराधिक मामले थे उसके निष्पादन के लिए मानकी को अधिकृत कर दिया गया। किसको जो आपराधिक मामले थे उसका निष्पादन कौन करेगा, तो वो मानकी करेगा। और जो सिविल मामले थे उसका निष्पादन कौन करेगा, तो वो करेंगे मुंडा। देशी रियासतों के भारत में अब क्यों ये हमेशा प्रभावी रहता है या फिर हमेशा चर्चाओं में रहता है ये विल्किंसन एक्ट, इसको अब हम लोग जानते हैं। आपने देख लिया कि किस तरीके से विल्किंसन एक्ट बना कोल विद्रोह के बाद, कोल आंदोलन के बाद। अब देखिए देशी रियासतों के भारत में जब विलय हो रहे थे उस समय में कोल्हान इलाके में कोई भी रियासत प्रभावी नहीं था। जब भारत में देशी रियासतों का विलय हो रहा था तो उस समय में कोल्हान में कोई भी रियासत प्रभावी नहीं था। ये इलाका जो थे वो मुगलों के वक्त से ही पोड़ाहाट के राजा की रियासत रही थी। लेकिन कोल्हान जब स्टेट बन गया 1837 ईस्वी में, उसके बाद सारे अधिकार मुंडाओं के हाथ में चले गए। आपको मैंने बताया कि जितने सिविल अधिकार थे मुंडाओं के पास, आपराधिक मामलों का निष्पादन मानकी कर रहा था। तो ये सब तो अब जो गांव के जो प्रधान थे अब वही हो गए थे राजा, अब वही हो गए थे हेड जो हो गए थे। तो मुंडाओं के हाथों में ये सारे अधिकार आ गए थे। लिहाजा
पोड़ाहाट के जो राजा थे वो अस्तित्व में ही नहीं थे उस समय में, जब देशी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था उस समय में। इस वजह से कोल्हान इलाके के जो भारतीय संघ में विलय का कोई एक मजबूत दस्तावेज जो था वो नहीं बन पाया। इस कारण भारत की आज़ादी के बाद भी यहाँ विल्किंसन रूल प्रभावी बना रहा। इसी को आधार बना करके गाहे बगाहे अलग कोल्हान देश की मांग की जा रही है। और ये जो मतलब इसीलिए हमेशा चर्चा में रहता है विल्किंसन एक्ट। तो आपने विल्किंसन एक्ट के बारे में जाना, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के बारे में जाना, और क्यों क्या रीज़न था इस तरीके के विल्किंसन रूल बनाने के वो भी आपने जाना, और किस तरीके से विल्किंसन रूल के द्वारा मुंडा मानकी को शक्ति प्रदान की गई ये भी आपने जाना आज की क्लास में। यदि आप इस क्लास के नोट्स चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 9905917516 है। एक बार फिर से नोट करिए, 990591, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 9905917516 ये हो गया। देखिए सैनिटाइज़र के यूज़ से देखिए कैसे मेरा ये इधर मैं हॉस्पिटल में जो थी ना तो सैनिटाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी, जिस कारण से पूरा ड्राइनेस हो गया और हाथ कट गए थे मेरे पूरे। सैनिटाइज़र से मुझे एलर्जी भी है, तो इससे देखिए 9905917516 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कीजिए। और ये जो नोट्स है वो मैं पेड ग्रुप में देती हूँ, चूँकि जेपीएससी के लिए पेड ग्रुप है मेरा जेपीएससी पीटी और मेंस के लिए, इसके लिए पेड ग्रुप है। इस ग्रुप में मैं सारे नोट्स शेयर करती हूँ और उसी का ये भाग भी है उसी नोट्स का। तो आपको नोट्स अगर चाहिए तो आपको जेपीएससी के प्रीलिम्स में झारखंड जीके का मैं नोट्स देती हूँ। मेंस के लिए मैं अलग अलग विषय जो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं बता दूंगी मेंस के लिए जो नोट्स हैं वो कैसे मिलेगा आपको। तो आज बस इतना ही। जेएसएससी के लिए भी या झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी झारखंड जीके के नोट्स जो है मैं पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराती हूँ हिंदी में, आप ले सकते हैं इसको। चूँकि आप जब भी वीडियो बनाती हूँ आप नोट्स के लिए आप बोलते हैं, इसलिए मुझे ये बात बताना पड़ रहा है हर क्लास में। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।